हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम वन शॉट रिवीजन करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। और बेटा, जो आपके टर्म 2 के बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए, समय ना वेस्ट करते हुए इसका रिवीजन शुरू करते हैं बेटा। करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज को समझेंगे कि चार्ज क्या होता है। बेटा, चार्ज किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो क्या एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल फोर्सेस को एक्सपीरियंस करता है। हम यहाँ पे अंडरलाइन भी करते चलेंगे चाहे तो, है ना। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लाल कलर से अंडरलाइन करेंगे और कुछ चीज़ों को लाल डब्बे में डालेंगे। आइए, ये देखिए, इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैग्नेटिकल फोर्सेस को जो मैटर एक्सपीरियंस करता है, चार्ज उस मैटर की प्रॉपर्टी होती है ना। तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैग्नेटिकल फोर्सेस, ये बेटा एक प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ चार्ज है। और इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज को समझना बहुत ज़रूरी है ना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बेटा चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ बिहेवियर होते हैं जिसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम स्टडी करते हैं। चार्ज कितने तरह के होते हैं बेटा? दो तरह के होते हैं। एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। बेटा ध्यान रखिए, चार्ज न्यूट्रल नहीं होता है, बॉडी न्यूट्रल होती है। तो बॉडी को न्यूट्रल कहेंगे जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी बराबर होगी, उस बॉडी को न्यूट्रल कहेंगे। चार्ज इटसेल्फ कभी भी न्यूट्रल नहीं होता है। जहाँ पे हम कहते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर हो गए तो वो बॉडी न्यूट्रल कहलाती है। लेकिन चार्ज हमेशा दो तरह का होता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बेटा? लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट करेंगे, है ना। दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज रिपेल करेंगे, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज क्या करेगा बेटा? अट्रैक्ट करेगा ईच अदर को। थर्ड पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चार्ज कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। बेटा टोटल यूनिवर्स में जो चार्ज है वो बेटा कांस्टेंट है, वो क्रिएट नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। वो सिर्फ क्या हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे हम चार्ज का क्या कर सकते हैं बेटा? ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की जो यूनिट्स हैं वो क्या क्या है बेटा? देखो, हम एसआई यूनिट की ही बात करेंगे यहाँ पे। तो एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है बेटा? कूलम्ब, जिसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैपिटल सी से करते हैं। तो 1 mc, बेटा ध्यान रखना ये m छोटा है, तो स्मॉल mc जिसको मिली कूलम कहेंगे, ये बराबर होता है 10⁻³ कूलम। और ये देखिए, ये सिंबल जो होता है इसको म्यू कहते हैं बेटा। तो 1 μc जिसको माइक्रो कूलम कहते हैं 10⁻⁻6, है ना। वैसे तो पीको कूलम और नैनो कूलम ये सब भी होता है, लेकिन वो हायर क्लासेस में होता है, आपके लेवल पे नहीं होता। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है बेटा वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इतना कम चार्ज होता है। ठीक, और एक कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करेंगे बेटा? 1/1.6 × 10⁻⁻19। ये सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू आती है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन एक कूलम चार्ज को क्या करते हैं बेटा? कंटेन करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर डेफिनेशन को समझते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बेटा इसका मतलब ये हुआ कि अमाउंट ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज की वैल्यू अपॉन टाइम टेकन, जो टाइम इंटरवल जिसमें चार्ज क्यू फ्लो कर रहा है उसको डिफाइन करते हैं एज करंट। तो करंट सिंपल टर्म्स में चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो करता है वो करंट कंस्टिट्यूट करता है। और करंट की डायरेक्शन बेटा इलेक्ट्रॉन के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है ना। यूनिट ऑफ करंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। आई करंट की यूनिट होती है एम्पेयर, जो कि चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज की यूनिट बेटा कूलम जैसा कि आप जानते हैं, टाइम की यूनिट हो गई सेकंड। तो बेटा 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम पर
सेकंड। बेटा कई बार एम्पियर को हम कैपिटल ए से भी नोट करते हैं, तो ये ध्यान रखिए, ये कैपिटल ए से भी हम इसको डिनोट कर देते हैं। टाइप्स ऑफ करंट, कितने तरह के करंट होते हैं बेटा, अभी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी देखेंगे कि डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। डायरेक्ट करंट ज़्यादातर केसेस में अगर एग्जांपल दें तो बैटरी से जो करंट आता है वो बेटा डायरेक्ट करंट आता है, और जो हमारे और आपके घरों में जो करंट आता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट आता है। सिंपल टर्म्स में ऐसे समझते हैं। तो जब मैग्नीट्यूड ऑफ करंट टाइम के साथ चेंज ना करें, देखिए बेटा यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया है, वाई एक्सिस पे करंट और एक्स एक्सिस पे टाइम ले रखा है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है करंट की वैल्यू कांस्टेंट चल रही है ना, तो इस करंट को बेटा डीसी करंट कहते हैं। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, ठीक। ऑल्टरनेटिंग करंट वो होता है जहां पे करंट टाइम के साथ साइनोसाइडली वेरी करे। साइनोसाइडल मतलब बेटा देखो करंट की वैल्यू 0 थी पहले यहाँ पे, फिर ग्रो करते हुए मैक्सिमम हुई, फिर उसके बाद 0 हुई, लेकिन अब करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, यानी कि अब रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, फिर 0 से लेकर मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से लेकर 0। इसको कहते हैं बेटा साइनोसाइडल कर्व, है ना। तो इस तरह से करते हुए करंट ऐसे रिपीट करता चलता है, उसको हम कहते हैं बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट, जहां पे करंट टाइम के साथ साइनोसाइडली वेरी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं, जो कि क्या है, हमारे पास करंट कैरियर्स को डिफाइन करते हैं बेटा। करंट कैरियर मतलब जिसकी वजह से करंट हो रहा है, यानी कि चार्ज पार्टिकल जो मोशन में होते हैं उनकी वजह से करंट होता है, उनको हम करंट कैरियर कहते हैं। तो करंट कैरियर क्या होता है? द चार्ज पार्टिकल हुज फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज अ करंट कैरियर। वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई है, ठीक। अब 3 तरह की सिचुएशन होती है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। सॉलिड्स में जो कि मेटल और कंडक्टर की जब हम बात करते हैं तो बेटा वहां पे मौजूद होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो फ्री इलेक्ट्रॉन करंट कैरियर का काम करते हैं। तो बेटा जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट होता है ना। तो कन्वेंशनल करंट इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया जाता है सॉलिड्स में। लिक्विड्स में पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं एज वेल एज नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, है ना। तो बेटा जब हम देखते हैं कि लिक्विड के अंदर आयंस में, जब हम कहते हैं ना कॉमन सॉल्ट को पानी में डाल देते हैं तो वो आयंस में डिसोसिएट कर जाता है, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव चार्ज आयंस। तो वो करंट कैरियर्स होते हैं, वो करंट को क्या करते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं। गैसेस के केस में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, गैसेस वैसे तो बेटा इंसुलेटर होती है, लेकिन लो प्रेशर और हाई वोल्टेज, शब्दों पे ध्यान दीजिए, गैसेस का प्रेशर बहुत कम होना चाहिए और वोल्टेज बहुत हाई होना चाहिए। तो गैसेस आयोनाइज हो जाते हैं और उसी में जब वो आयनाइज हो गए तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस उसके अंदर पैदा हो जाते हैं, मतलब सेपरेट हो जाते हैं, पैदा नहीं मतलब सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के अंदर ये आयंस मौजूद होते हैं ना। तो सेपरेशन शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से मोशन शुरू होता है। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो बेटा वो कंस्टिट्यूट करता है करंट कैरियर्स इन गैसेस। तो बेटा शब्दों पे ये ध्यान देना है कि गैसेस कंडक्टर या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कब करेगी, जब लो प्रेशर और हाई वोल्टेज हो, ठीक है। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट और डेफिनेशन क्या है, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पहले तो बेटा पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे। क्या होता है पोटेंशियल? मतलब सीधी सी बात है, हम कहते हैं ना कि हमको इसको करने की पोटेंशियल है, वैसे ही हम सिंपल टर्म्स में करेंगे कि एबिलिटी टू डू वर्क इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। देखो बेटा मान लो ये हमारे पास क्या हो गया, एक Q1 चार्ज हो गया, है ना, और ये Q2 चार्ज हो गया जिसकी वैल्यू कितनी हो गई, +1 कूलम हो गई। इन्फिनिटी से इस चार्ज को यहां तक लाने में, एक सर्टेन डिस्टेंस r तक लाने में हमने जो वर्क किया वही डिफाइन होता है बेटा एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। तो सिंपल टर्म्स में वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होगा अब वही हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम V से डिनोट करते हैं, सिंपल टर्म्स में भी पीछे हमने डिफाइन किया एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बेटा वर्क की यूनिट जैसा कि आप जानते हैं जूल और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो जूल पर कूलम ये बराबर हो गया वोल्ट,
जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है, जिसको V से भी डिनोट करते हैं। ठीक, तो 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? 1 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन ऑफ 1 जूल इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब यूनिट मतलब 1 वैल्यू का पॉजिटिव चार्ज है ना, यूनिट मतलब एक जिसकी वैल्यू हो गई, या मैग्नीट्यूड जिसका 1 कूलम हो गया, उस वैल्यू का पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। ये हो गई 1 वोल्ट की प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक, ये तो पोटेंशियल हो गया। अब पोटेंशियल 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस होता है बेटा, उसको हम कहते क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 पोटेंशियल, है ना। अब जैसे कि मान लो ए पॉइंट पे पोटेंशियल हो गया VA, बी पॉइंट पे पोटेंशियल हो गया VB, तो बेटा 2 पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस होगा पोटेंशियल का, जिसको हम डेल्टा V कहते हैं, और इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जो कि A और B का डिफरेंस हो गया पोटेंशियल का, है ना। तो बेटा अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है ना, तो उसको हम इक्वी पोटेंशियल कहेंगे। इक्वी मतलब सेम, तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटे को घटा देंगे, सीधी सी बात है। तो वी कैन ऑल्सो कॉल पोटेंशियल डिफरेंस एज V इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा जब करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात करते हैं तो V यूजुअली पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होता, क्योंकि वहां पे हम V को पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में बात करते हैं, क्योंकि करंट फ्लो करेगा जब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। ठीक, ये बात हो गई। चलिए अब हमारे पास सर्किट डायग्राम के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं बेटा। ये जब हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे, कई बार क्या होता है कि ये चीज़ें जाननी ज़रूरी होती हैं, कुछ ऐसे 1 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं इनके ऊपर। तो जैसे कि ये सिंबल हो गया बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल हो गया। आप जैसा कि जानते हैं ना, बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव टर्मिनल को, और छोटी वाली लाइन नेगेटिव टर्मिनल को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। अगर लाल कलर से दिख नहीं रहा है तो इसको येलो कलर से कर दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और कई सारे सेल्स जब हमारे पास सीरीज में होते हैं ना, सीरीज का मतलब बेटा देखो, इसका नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव, फिर इसका नेगेटिव, फिर तीसरे के पॉजिटिव, ऐसे कनेक्टेड है, तो वो कहलाता है बेटा बैटरी या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कहलाता है। ठीक, ये सिंबल होता है प्लग की और स्विच। स्विच यानी कि जब हम कभी भी, जैसे घरों में भी स्विच होता है ना बेटा, ऑन करते हैं तो करंट जाता है, ऑफ करते हैं तो करंट नहीं जाता है। ओपन मतलब ऑफ सिचुएशन में, क्लोज्ड मतलब ऑन सिचुएशन में। ठीक है, तो ये सिंबल होता है, बीच में डॉट लगा देंगे तो बेटा इसका मतलब स्विच ऑन है। ठीक, वायर जॉइंट मतलब एक जॉइंट लगा हुआ है, वायर करंट ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, कहने का मतलब यहां पे देखो बेटा, वायर जा रहा है और ये वायर ऐसे आ रहा है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को यहां पे टच नहीं कर रहे हैं, क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो विदाउट ज्वाइनिंग इसको हम क्रॉस कहते हैं, वायर क्रॉसिंग। इलेक्ट्रिक बल्ब को हम थोड़ा सा करली बना देते हैं तो बेटा ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल हो गया। ऐसे हम क्या करते हैं, जिगजैग बनाते हैं तो ये रेजिस्टेंस का हो गया, और उसमें जब हम एरो लगा देते हैं तो बेटा उसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टैट कहते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस का नाम ही बता रहा है बेटा, जिसका रेजिस्टेंस वेरी करे, जो कि कांस्टेंट ना हो, उसको वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। और सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए बेटा एमीटर लगाते हैं, तो एमीटर ये होता है करंट को मेजर करने के लिए, जिसमें सिंबल में ए लगा देंगे, और वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करने में, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए लगाते हैं, और उसका सिंबल ये होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जिसको हम कहते क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। चलिए समझते हैं क्या है ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ईएमएफ कहते हैं, है ना, ईएमएफ। देखो नाम में फोर्स है, लेकिन एक्चुअल में ये फोर्स नहीं है, बल्कि क्या है बेटा, वर्क। देखो कहा क्या जा रहा है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए सेल, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यूजुअली सेल या बैटरी की जब हम बात करते हैं तब ये टर्म आता है। इन सेंडिंग 1 कूलम चार्ज वंस थ्रू द कंप्लीट सर्किट। देखो बेटा ये एक सेल है, इस सेल ने 1 कूलम चार्ज पूरे सर्किट में एक बार भेजा। ठीक,
उसको भेजने के लिए जो वर्क किया उसने, बैटरी ने, वर्क कौन कर रहा है बेटा, बैटरी है, सेल कर रहा है, तो उसको भेजने के लिए सेल ने जो वर्क किया उसी को कहते हैं बेटा ईएमएफ। तो ईएमएफ वर्क है, ध्यान रखिए, फोर्स जरूर शब्द लगते हैं लेकिन एक्चुअल में ये क्या है बेटा, वर्क है, ठीक। और ये हम कई बार इस तरह से भी डिनोट करते हैं कि इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल व्हेन सेल इज इन द ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब कि जब सेल करंट को सप्लाई नहीं कर रहा है तब उसके अक्रॉस जब हम पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं बेटा, उसको हम ईएमएफ कहते हैं। तो ईएमएफ वही यूनिट होगी जो पोटेंशियल डिफरेंस की है, क्योंकि डेफिनेशन वाइज तो वही चीज हो गई ना कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो गया। लेकिन कहाँ डिफरेंस आ जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में हम कैसे डिफर करते हैं बेटा, सेल के केस में ये डिफरेंट हो जाता है ना। क्या डिफरेंस होता है, बेसिकली ईएमएफ तब मेजर करते हैं जब सेल ओपन सर्किट में हो, यानी कि जब सेल करंट को सप्लाई नहीं कर रहा हो। लेकिन अगर सेल करंट को सप्लाई करता है तो बेटा जैसे ही करंट फ्लो करेगा, हर एक सेल का खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, वो एक्टिव हो जाता है। और जब वो एक्टिव हो गया तो सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम हो जाता है। इसीलिए उसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स व्हेन सेल इज इन द क्लोज्ड सर्किट, है ना। क्लोज्ड सर्किट का मतलब करंट सप्लाई कर रहा है, और वो जब सप्लाई करेगा तो बेटा हल्का सा पोटेंशियल डिफरेंस गिरता है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल का है वो एक्टिव हो जाता है। तो ये डिफरेंस है बेटा ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, ठीक। दूसरी बात क्या हो गई कि ईएमएफ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है ना, और डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल, ठीक। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है कि कितनी वैल्यू है। इट इज यूज्ड फॉर द सोर्स, यानी कि बैटरी या सेल्स के लिए बात करते हैं, और ये किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस हो गया बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट जो बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ क्या कहता है, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा देखो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी वजह से करंट है ना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हुआ तो करंट नहीं होगा, तो करंट का कारण पोटेंशियल डिफरेंस है, ये ध्यान रखिए। तो करंट डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, जबकि फॉर्मूले में ऐसा लगता है कि पोटेंशियल डिफरेंस करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। नहीं बेटा, करंट पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, और जब वो फ्लो करता है तो कोई कंडक्टर रेजिस्टेंस दिखाता है, उसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो करंट आई बराबर वी अपॉन आर, जिसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में वी इज इक्वल टू आई आर लिखते हैं, है ना बेटा। लेकिन डेफिनेशन वाइज ऐसे समझेंगे कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। रेजिस्टेंस आर क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। बेटा किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो करंट को के फ्लो को क्या करता है बेटा, अपोज करता है, उस प्रॉपर्टी को कहते क्या है बेटा, रेजिस्टेंस। तो किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस तीन चीजों पे डिपेंड करता है। एक, उसकी लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ जितना ज्यादा होगा वायर या कंडक्टर का बेटा उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ध्यान रखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना। एरिया बेटा सरफेस एरिया भी होता है, क्रॉस सेक्शनल होता है। क्रॉस सेक्शन मतलब इसको अगर हम काट के देखें तो बेटा सामने वाली साइड से क्या दिखाई देगा, सर्कल दिखाई देगा, उसको क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं, ठीक। और जब हम तीसरा फैक्टर देखते हैं तो बेटा उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, और कई बार इसको रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। तो फॉर्मूला हो गया R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। एल और ए ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी हो गई, रो मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक। समझ लीजिए दो कॉपर वायर हैं तो रो सेम होगा क्योंकि कॉपर के बने हुए मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई, लेकिन उनकी डायमेंशन अलग है तो लेंथ और एरिया अलग हो गए, तो बेटा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा।
तो रेजिस्टेंस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, जबकि रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। चलिए, ये तो बात हमको क्लियर हो गई। ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू आर, तो I बराबर V अपॉन आर। तो I या तो पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। दो चीजों पे करंट डिपेंड कर रहा है। तो हायर दी वोल्टेज, यानी कि जिसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, तो ग्रेटर विल बी दी करंट I। जितना पोटेंशियल डिफरेंस, कई बार पोटेंशियल डिफरेंस को बेटा वोल्टेज कहते हैं ना, हम कॉमन टर्म्स में घर में भी कहते हैं कि बेटा वोल्टेज लो है, वोल्टेज हाई है। अरे बड़ा तार फंसता है भाई, देखो मेरा तार फंस गया, ठीक है। हायर दी वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, ग्रेटर विल बी दी करंट, करंट की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। और हायर दी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा तो करंट की वैल्यू उतनी कम होगी। बेटा जितना करंट कम होगा ना, इसका मतलब रेजिस्टेंस उसमें ज़्यादा हो रहा है, यानी कि करंट के फ्लो में बाधा ज़्यादा आ रही है ना, ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा आ रहा है, उसी को रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया बेटा। जैसे कि देख सकते हैं आप रेजिस्टेंस के अंदर ये हमने सेल लगाया है, और ये देखिए को क्लोज कर दिया, वायर से करंट जा रहा है किसमें, रेजिस्टेंस में, है ना। तो बेटा जैसे कि सपोज कर लो इसका टर्मिनल पॉजिटिव है, इसका टर्मिनल नेगेटिव है, तो पॉजिटिव का पोटेंशियल हमने +6 माना, नेगेटिव का -6 माना, ये माना है बेटा, है ना। तो इसका डिफरेंस कितने का हो गया बेटा, 12 वोल्ट का हो जाएगा, है ना। डिफरेंस मतलब मैंने आपको बताया था ना, हायर माइनस लोअर, तो 6 + 6 -6, दोनों का डिफरेंस 12 वोल्ट का हो गया, तो 12 वोल्ट की बैटरी हो गई, ठीक है। अब देखो बेटा, जब तक रेजिस्टेंस नहीं आता तब तक वोल्टेज सेम रहेगा। तो अगर यहाँ 6 है तो यहाँ पे भी 6 होगा, और यहाँ -6 है तो यहाँ पे भी -6 होगा, क्योंकि देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, ठीक। और रेजिस्टेंस मान लीजिए 2 ओम का है, तो बेटा इसके अक्रॉस डिफरेंस कितने का हो गया, 12। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की जगह हमने 12 वोल्ट रख दिया, और रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 हो गई। तो जो करंट फ्लो करेगा वो 6 एम्पियर फ्लो करेगा। तो करंट बाद में डिसाइड होता है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू के हिसाब से करंट डिसाइड होता है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो आउटसाइड द सेल द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जैसा कि मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था ना बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव। और इनसाइड द सेल, सेल के अंदर करंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि बेटा करंट तो फ्लो कर रहा है ना, तो आउटसाइड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और करंट की डायरेक्शन अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है बेटा, रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। अब हम कई रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। देखो बेटा होता क्या है कि जब हमारे पास सेकेंड टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ द सेकेंड रेजिस्टेंस, है ना, आगे पीछे, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस का सेकेंड पार्ट और सेकेंड रेजिस्टेंस का फर्स्ट पार्ट कॉमन हो गया। ऐसे ही थर्ड का सेकेंड पार्ट और थर्ड का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड का सेकेंड पार्ट, जब ये कनेक्टेड होता है तो इसको हम कहते हैं बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में वोल्टेज जो होता है वो बेटा डिफरेंट होता है, और करंट जो जाएगा वो तीनों रेजिस्टेंस में सेम जाएगा, क्योंकि करंट को जाने का पाथ तो सेम ही मिला ना बेटा, ठीक। तो यहां पे हम कह सकते हैं, कैसे हम डिफाइन करते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा कर लें ज्यादा सही रहेगा, थोड़ा छोटा हो रहा है, कोई बात नहीं, बड़ा कर लेते हैं। आ जाओ, ठीक है। जब सेकेंड एंड ऑफ द फर्स्ट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट एंड ऑफ द सेकेंड रेजिस्टेंस, दिस इज नोन एज सीरीज कनेक्शन। तो वही जो अभी हमने आपको बताया था, ठीक है। तो जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, सेम होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं हर एक रेजिस्टेंस के थ्रू करंट जाने वाला सेम होगा, लेकिन वोल्टेज जो होगा वो अलग होगा। और बेटा वोल्टेज जो हो गया वो कंबाइंड वोल्टेज V1, V2, V3 तीनों का सम तो V के बराबर आएगा ना बेटा। तो यहाँ पे V बराबर हो जाएगा V1 + V2 + V3। V1 किसके क्रॉस, रेजिस्टेंस R1 के क्रॉस वोल्टेज बराबर करंट इनटू रेजिस्टेंस,
V2 करंट इनटू रेजिस्टेंस, V3 करंट इनटू R3, है ना। तो हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस चूंकि करंट सेम है तो वोल्टेज इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि V1 प्रोपोर्शनल टू R1, यानी कि वो जितना ज़्यादा होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा होगा, R2 जितना ज़्यादा होगा तो वोल्टेज V2 उसके अक्रॉस ज़्यादा होगा, एंड सो ऑन। तो कंबाइंड वोल्टेज V बराबर V1 V2 V3 का सम, तीनों को जोड़ दिया तो बेटा ये हमने I को कॉमन ले लिया, इसको कहते हैं बेटा R इक्विवेलेंट, है ना। यानी कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर 3 की बजाय एक रेजिस्टेंस हो तो बेटा उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसको हम R इक्विवेलेंट कहते हैं। तो सीरीज का R इक्विवेलेंट को RS से डिनोट करेंगे बेटा, किससे डिनोट कर रहे हैं, RS से, जो कि R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। ठीक, अब इसको देखो थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। मान लो R1 की वैल्यू 2 है, R2 की वैल्यू कितनी हो गई, अरे ये R3 R4 लिख दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसा करेंगे R1 कर देते हैं, ठीक है, R1 कर दिया, R2 कर दिया और R3 कर दिया। ठीक, अब सपोज कर लो कि तीनों की वैल्यू हमने लिखी 2 ओम 3 ओम एंड 10 ओम, तो बेटा कंबाइंड की रेजिस्टेंस यानी कि इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 + 3 + 10, तो जो कि कितनी आ रही है बेटा 15। अब देखो बेटा हाईएस्ट वैल्यू 10 थी तीनों में से, लेकिन इक्विवेलेंट वैल्यू उससे भी ज्यादा आ गई। तो व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, R equivalent is greater than the greatest value, greater than the greatest value। greatest value कितनी थी 10, 2, 3 और 10 में मैक्सिमम यानी कि ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी थी 10, तो R equivalent greater than the greatest value आया, यानी कि ग्रेटेस्ट वैल्यू से भी ज्यादा आया। ठीक, अब n रेजिस्टेंस ऑफ ईच वैल्यू R इज कनेक्टेड इन सीरीज, यदि n रेजिस्टेंस है 1 2 3 ऐसे करते करते n रेजिस्टेंस हैं, तो बेटा अब हम RS में जब हम निकालेंगे ना, RS मतलब R इक्विवेलेंट इन सीरीज, तो R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस अप टू n, है ना। तो ये टाइम क्या हो जाएगा बेटा, n टाइम्स ऑफ R हो जाएगा। अगर n रेजिस्टेंस इक्वल वैल्यू के कनेक्टेड हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो n टाइम्स ऑफ R हो जाएगा। और पीछे हमने डिस्कस किया था कि बेटा वोल्टेज का जो रेशियो होगा वो इनके रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा। ठीक, अब बारी आती है व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आइए देखते हैं ये क्या है। बेटा जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो आप ऐसी सिचुएशन को देखिए कि बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का मैंने माना, है ना, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल को +6 पे माना और नेगेटिव टर्मिनल को -6 वोल्ट पे माना, तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के अक्रॉस होगा वही इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा, क्योंकि बेटा देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, ऐसे ही आप ऐसे बात से चलो कि कोई रेजिस्टेंस नहीं आया ना, तो बेटा +6, तो ये सारा +6 टर्मिनल पे होगा और ये सारा टर्मिनल -6 पे होगा। तो जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज सेम होता है। सीरीज में करंट सेम था, पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा। ठीक, लेकिन करंट का डिवीजन हो जाएगा, क्योंकि करंट को अलग अलग ब्रांचेस मिल गई ना, तो ये करंट I 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, तो I बराबर हो गया I1 I2 I3, क्योंकि यही करंट अब 3 अलग अलग रास्ते से जा रहा है ना बेटा। तो बेटा डिवीजन हो गया ना करंट का, तो I1 I2 I3 बराबर किसके हो गया, करंट I के। कब, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं। और पैरेलल में क्या देखो कंडीशन क्या हो गई, फर्स्ट एंड ऑफ ईच रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड सेकेंड एंड ऑफ द रेजिस्टेंसेस आर कॉमनली कनेक्टेड, तो उसको कहते हैं बेटा पैरेलल। सबका फर्स्ट एंड एक साथ कनेक्ट कर देंगे, सबका सेकेंड एंड एक साथ कनेक्ट कर देंगे, तो पैरेलल। ठीक, ये कॉम्बिनेशन होता है। तो पैरेलल में जैसा कि अभी हमने बताया था बेटा, करंट क्या होगा, डिवाइड होगा और टोटल करंट बराबर I1 I2 I3 तीनों का सम हो गया। I1 बराबर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस R1, चूंकि तीनों के क्रॉस वोल्टेज सेम है
तो I1 बराबर V अपॉन R1, V अपॉन R2, I3 बराबर V अपॉन R3। इनकी वैल्यू को यहाँ रख देंगे और V कॉमन ले लेंगे, तो बेटा ये बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। I अपॉन V को 1 अपॉन R इक्विवेलेंट कहते हैं बेटा, पैरेलल का इक्विवेलेंट। पैरेलल का इक्विवेलेंट का मतलब वही बात हो गई कि अगर हमने 3 की जगह 1 से काम चलाना है तो क्या वैल्यू होनी चाहिए, ताकि सर्किट के करंट और वोल्टेज पे कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, उसको हम कहते हैं बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसको आरपी से डिनोट करते हैं। सीरीज वाले को आरएस से डिनोट किया था, पैरेलल को आरपी से डिनोट करेंगे, तो 1 अपॉन आरपी बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अब इसमें जैसे कि पीछे हमने केस लिया था ना कि R1 को 2 ओम्स, R2 को 3 ओम्स और R3 को 4 ओम्स ले लिया मान लीजिए, तो बेटा आरपी यानी कि पैरेलल का इक्विवेलेंट 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, बेटा हमने एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, तो आरपी की वैल्यू आ गई 12/13, जो कि लेस देन 1 हो गई। आप यहाँ पे देखिए लोअर देन द लोएस्ट वैल्यू अब की बार आया है ना। देखो बेटा 2, 3 और 4 में लोएस्ट वैल्यू किसकी है, 2 की है ना, यही लोएस्ट वैल्यू है। तो लोअर देन दी लोएस्ट वैल्यू, देखो अब पैरेलल में आर इक्विवेलेंट लोअर देन दी लोएस्ट वैल्यू आ रहा है, यही कह रहा है यहाँ पे लोअर देन दी लोएस्ट वैल्यू। ठीक, अगर n रेजिस्टेंस हैं पैरेलल में कनेक्टेड हैं, जैसे सीरीज में कनेक्टेड थे तो बेटा nr था, पैरेलल में कनेक्टेड हो गए तो 1 अपॉन आरपी बराबर 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर अप टू n रेजिस्टेंस, जो कि n अपॉन आर होगा। तो आरपी बराबर r अपॉन n हो गया। तो जितने ज़्यादा रेजिस्टेंस होंगे आर इक्विवेलेंट उतना ही कम होता चला जाएगा, यानी कि n की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना ही कम होगा। ठीक, चलिए ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास जैसा कि थर्ड पॉइंट हो गया कि करंट का डिवीजन होता है बेटा पैरेलल में, और वो इनवर्सली रिलेटेड टू दी रेजिस्टेंस होता है। सीधी सी बात है, जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा बेटा वहाँ करंट की वैल्यू कम होगी। ठीक, और ये हमने एक बड़ा स्पेशल पॉइंट लिखा है बेटा कि अगर आपके पास 2 रेजिस्टेंस हैं तो बेटा हम आर इक्विवेलेंट को शॉर्टकट तरीके से कैसे निकालेंगे। देखो बेटा 1 अपॉन आर पी बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, सिंप्लीफाई कर लिया तो आर पी बराबर R1 R2 अपॉन R1 R2, R1 प्लस R2। तो बेटा हम कैसे करेंगे, देखो प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस, बस 2 रेजिस्टेंस के केस में ऐसा करेंगे। जैसे 2 ओम्स और 3 ओम्स है तो 2 इंटू 3 6, 2 प्लस 3 5, तो 6 अपॉन 5, ऐसे समझ में आ गया। इस तरह से करके शॉर्टकट निकाल लेंगे 2 रेजिस्टेंस के लिए, ये फॉर्मूला बड़ा हैंडी होता है। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हम एक सर्किट लेके चलते हैं और 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल लिया। ठीक है, देखो बेटा R1 और R2 2 पैरेलल रेजिस्टेंस हो गए है ना, और ये करंट I जा रहा है और ये I 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, एक I1 और एक I2 में 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। लेकिन वोल्टेज दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या होगा, सेम होगा। तो वोल्टेज V बराबर I1 R1 भी होगा और वोल्टेज V बराबर I2 R2 भी होगा। ठीक, तो ये चीज आप देखिए कि VR1 इज इक्वल टू VR2 इज इक्वल टू V, यानी कि I1 R1 बराबर I2 R2 के होगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे सपोज कर लो कि करंट I की वैल्यू निकालें, तो बेटा I कैसे निकलेगा, वोल्टेज अपॉन R इक्विवेलेंट है ना, करंट बराबर वोल्टेज अपॉन R इक्विवेलेंट। अब R इक्विवेलेंट निकालने के लिए ये दोनों पैरेलल में है, तो बेटा पैरेलल का R इक्विवेलेंट यहाँ पे देखिए क्या होगा बेटा, मैंने बताया था ना R इक्विवेलेंट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो करंट बराबर अप्लाइड वोल्टेज अपॉन R इक्विवेलेंट, तो ये करंट आ जाएगा और ये करंट डिवाइड होगा किसमें, I1 और I2 में। बेटा समझ में आ गई बात, तो ये हमने इक्वेशन यहाँ पे लिख दी। ठीक, तो करंट I 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, I1 और I2 में, और I1 R1 बराबर I2 R2 पीछे मैंने लिखा भी था, दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा। तो बेटा यहाँ से देखो इस इक्वेशन से फ्रॉम 1 I2 बराबर I1 R1 अपॉन R2 है ना, और इस वैल्यू को हम यहाँ डाल देंगे
तो हमको क्या मिलेगा, I बराबर I1 और I2 की जगह I1 R1 अपॉन R2 रख दिया। ये हमने यहाँ पे I1 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस R1 अपॉन R2, तो जिसको सिंप्लीफाई करके I1 की वैल्यू आ गई। तो बेटा वो क्या हो जाएगा, सेकेंड रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट। ठीक, शब्दों पे ध्यान दो। अगर ये निकालना है, लेट अस से I1 निकालना है, ठीक है, इसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सेकेंड रेजिस्टेंस R2 अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय मेन करंट I। ठीक, और ऐसे ही अगर इसको निकालना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय I। यही फॉर्मूला है पीछे यहाँ पे देखिए, अगर I1 निकालना है तो सेकेंड रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय I। बेटा I1 निकालेंगे तो सेकेंड रेजिस्टेंस करेंगे ऊपर, है ना, और यहाँ पे I2 निकालेंगे तो बेटा फर्स्ट रेजिस्टेंस रखेंगे, उल्टा करेंगे। तो I2 बराबर फर्स्ट रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट I। तो ये दो पैरेलल रेजिस्टेंस का जब कंडीशन होती है तो बेटा ये I1 और I2 निकालने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला हमने डिराइव किया है आप लोगों के लिए, है ना। हालांकि ये एक फॉर्मूला कई बार आप लोगों को किताब में नहीं दिखेगा, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको न्यूमेरिकल जब आप करेंगे तो बेटा वहाँ पे अप्लाई करना पड़ सकता है, अदरवाइज लेंदी तरीके से आप न्यूमेरिकल करेंगे। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया है न्यूमेरिकल का भी, ताकि करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम को आप सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व कैसे करें, इसको एग्जाम्पल देने के लिए ये किया है। अब देखो बेटा क्वेश्चन में क्या है, गिवन वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, जैसे कि रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू 3 ओम्स गिवन है, R2 की 5 ओम्स गिवन है, और I1 और I2 की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो तीन इंफॉर्मेशन गिवन है, R1 जिसकी वैल्यू 3 ओम है, R2 जिसकी वैल्यू 5 ओम है, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज है गिवन 12 वोल्ट गिवन है। तो बेटा सबसे पहला काम स्टेप 1, देखो लिखा भी है बेटा मैंने, स्टेप 1 सबसे पहला काम, किसी भी सर्किट में जब सब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बेटा तो सर्किट का R इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो फाइंड R इक्विवेलेंट ऑफ इंटायर सर्किट, तो सबसे पहला यही स्टेप हम निकालेंगे। और R इक्विवेलेंट बेटा हम पूरे सर्किट का देखेंगे, पहले तो सीरीज़ और पैरेलल की कॉम्बिनेशन को चेक कर लेंगे कि कौन कौन से रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में और कौन कौन से पैरेलल में, और फिर उसका मैंने R इक्विवेलेंट निकालना है। तो R इक्विवेलेंट बेटा दो पैरेलल का प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस 3 × 5 15 अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस 3 + 5 यानी कि 8। तो बेटा देखो आ गया 15/8 ओम्स। R इक्विवेलेंट निकालने के बाद स्टेप 2 निकालेंगे, तब बेटा ये निकालने के बाद ही यहाँ पे आएंगे। अगर ये गिवन है तो ये हम यहाँ पे आ जाएंगे, और अगर ये गिवन नहीं है तो बेटा हम इसको निकालेंगे तभी जब ये आपने निकाल लिया है। तो स्टेप 2 फाइंड द मेन करंट I। अब हम निकालेंगे ये जो मेन करंट चल रहा है ना I, ये निकालेंगे। तो ये बराबर किसकी होगा बेटा, वोल्टेज, ये वाली वोल्टेज की वैल्यू है ना, तो ये वोल्टेज की वैल्यू 12 वोल्ट अपॉन R इक्विवेलेंट जो आपने निकाला। तो अप्लाइड वोल्टेज 12 अपॉन R इक्विवेलेंट 15/8, तो ये I की वैल्यू हमने निकाली 32/5 एम्पेयर। मेन करंट आ गया। ठीक, अब जब मेन करंट आ गया तो बेटा करंट इन ईच ब्रांच निकालेंगे थर्ड स्टेप में। करंट इन ईच ब्रांच थर्ड स्टेप हो गया, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच यानी कि I1 और I2। पीछे भी हमने बताया था I1 निकालने के लिए सेकेंड रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट I। अब देखो बेटा होता क्या है कि हम थर्ड स्टेप में डायरेक्टली तब आ सकते हैं अगर आपको ये करंट गिवन है। अगर ये गिवन नहीं है तो पहले तो बेटा इसको निकालना है, और ये निकालने के लिए R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो इसीलिए 1 2 3 ऐसे करके स्टेप हम चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे I1 की वैल्यू निकालेंगे। तो बेटा सेकेंड रेजिस्टेंस कितना है बेटा 5 अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस 3 + 5 मल्टीप्लाइड बाई I। पीछे मैंने निकाला था 32/5, ये कैंसिल कर दिया, 5 से 5 है ना बेटा, तो 5 से 5 जब आप कैंसिल करेंगे तो बेटा बचेगा क्या 32/3 + 5 यानी कि 8 यानी कि 4 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू जो आई वो 4 एम्पियर आई। इसी प्रकार से I2 बराबर फर्स्ट रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस करेंगे, तो I2 की वैल्यू 2.4
एम्पियर आ जाएगी, यानी कि टोटल करंट जो आएगा वो I1 प्लस I2, 4 प्लस 2.4 यानी कि 6.4 एम्पियर करंट आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट स्टेप होगा फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तो हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो बेटा चूंकि पैरेलल में है तो करंट इनटू रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखिए पैरेलल में दोनों का वोल्टेज सेम आ रहा है ना। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखिए क्या किया, 12 वोल्ट और 12 वोल्ट दोनों के क्रॉस सेम आया क्योंकि दोनों पैरेलल में है। चलिए इस तरह से करके ये हमने निकाला। अब हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक है ना बेटा। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ये कहता है कि जब किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू बेटा करंट जाता है तो वहाँ पे वो रेजिस्टेंस क्या करेगा, एनर्जी का डेसिपेशन करता है हीट के फॉर्म में। उसको हम कहते हैं बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और वो जो लॉ गवर्न करता है उसको कहते हैं बेटा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या कहता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग? स्टेट्स दैट व्हेन अ करंट पासेस थ्रू ए रेजिस्टेंस फॉर ए टाइम टी, बेटा करंट पास होगा एक रेजिस्टेंस के थ्रू एक समय के लिए, टाइम टी के लिए, तो जो बेटा हीट प्रोड्यूस होती है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। तार बहुत फंसता है भाई मेरा। 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टी। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। लेकिन एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि करंट के स्क्वायर के ऊपर, यानी कि अगर किसी रेजिस्टेंस में करंट को डबल कर दिया जाए तो बेटा हीट प्रोड्यूस जो 4 टाइम्स हो जाएगी, है ना। स्क्वायर हो गया ना, देखो डबल का स्क्वायर 4 टाइम्स हो जाएगा। तो हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा हीट प्रोड्यूस भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना टाइम ज़्यादा होगा हीट प्रोड्यूस यानी कि एनर्जी कंजम्पशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब जैसा कि इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन बेटा लोअर क्लासेस में आपने क्लास 9th में पावर के बारे में पढ़ा था कि पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, या एनर्जी पर यूनिट टाइम कहा गया। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी उसको हम पावर कहते हैं और इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो पावर बराबर हीट अपॉन टाइम, तो बेटा हीट को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो बचेगा आई स्क्वायर इंटू आर। तो ये हमारे पास पावर का फर्स्ट फॉर्मूला आ गया, ये हम फॉर्मूला नंबर 1 कह देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है कि करंट आई बराबर वी अपॉन आर होता है ओम्स लॉ के हिसाब से, तो आई की जगह वी अपॉन आर रख देंगे, तो आई स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होगा, है ना। तो ये हमारे पास आर स्क्वायर का आर कैंसिल होके तो वी स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा। ये हमारे पास सेकंड नंबर का फॉर्मूला पावर का आएगा। तो पावर के कई फॉर्मूले हो गए, एक तो आई स्क्वायर इंटू आर, एक हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर, और तीसरा v इंटू आई हो जाएगा। ये कैसे आया ये भी तो आप जानते हैं कि बेटा उसी रिलेशनशिप को यानी कि ओम्स लॉ को लगा दिया, है ना। तो बेटा r बराबर v अपॉन आई रख दिया, पहले i बराबर v अपॉन आर रखा था, r बराबर v अपॉन आई रख दिया इस फॉर्मूले के अंदर। तो r की जगह v अपॉन आई स्क्वायर का i कैंसिल, तो v इंटू आई हो गया। ये पावर के 3 रिलेशनशिप्स हो गए बेटा जिसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए अब हम लास्ट पॉइंट जो बात करेंगे बेटा ये बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं बेटा। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेटा आपके घरों में बिजली का मीटर लगा हुआ है, और वो मीटर जो देता है उसको हम यूनिट कहते हैं ना। जैसे हमने कहा ना कि इस महीने जो हमारे बिजली का कंजम्पशन है वो 100 यूनिट्स हो गया। 100 यूनिट मतलब एक यूनिट को हम 1 किलोवाट आवर कहते हैं, है ना। ये एनर्जी का कंजम्पशन है। तो बेटा करंट प्राइस जैसे कि आप जानते हैं कि डिपेंड करता है, कुछ जगह पे 5 रुपये भी है, कुछ जगह पे 10 रुपये पर यूनिट है। तो मान लीजिए आपने 100 यूनिट मंथ में कंज्यूम किया, तो बेटा आपका मंथली बिल कितना आ जाएगा, 100 इंटू 10 यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 1000 रुपीज़ आ जाएगा, है ना। तो ये अगर रफली अगर बिजली का जो रेट है पर यूनिट का वो 10 रुपये पर यूनिट है, और 100 यूनिट आपने कंज्यूम किया है मंथ में, तो बेटा 1000 रुपये का बिल आएगा।
ठीक है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। अब किलोवाट आवर को KWH भी कहते हैं ना, कई बार इसको बेटा कैपिटल H भी कह देते हैं, तो ये भी ध्यान रखिए, इसको हम कैपिटल H भी लिख सकते हैं। ठीक, अब किलोवाट का मतलब, किलो मतलब बेटा 1000 है ना, किलो मतलब 1000, तो किलो की जगह हमने 1000 वाट लिख दिया। और आवर मतलब कितना हो गया बेटा, यहाँ पे आपको पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, 60 × 60 है ना, तो ये तो आ गया किलो वाट की जगह 1000 किलो की जगह, है ना, ये देखो बेटा किलो की जगह 1000 कर दिया और आवर की जगह 3600 कर दिया। तो इसका मतलब ये हो गया 3.6 × 10⁻6 वाट इंटू सेकेंड, और वाट होती है पावर की यूनिट जो कि जूल्स अपॉन सेकेंड होती है, तो जूल्स अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड जूल्स हो गया। ये एनर्जी की स्टैंडर्ड यूनिट होती है ना। तो बेटा 1 यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻6 जूल। इतना यूनिट एनर्जी आप कंज्यूम कर लेते हैं अगर आपने 1000 वाट 1 घंटे तक इस्तेमाल किया। 1 किलोवाट आवर का मतलब 1000 वाट की कोई भी अप्लायंस 1 घंटे तक इस्तेमाल करेंगे तो बेटा ये एनर्जी आप कंज्यूम करेंगे, मतलब आपका अप्लायंस कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो ये तो बेटा बातें हो गई जो कि रिवीजन से रिलेटेड बात हो गई। और बेटा मुझे लगता है कि आप लोगों को मैंने थ्योरेटिकल क्लासेस ऑलरेडी डिटेल में बड़ा करा रखा है, न्यूमेरिकल वगैरह करा रखा है। ठीक है, तो आज एक जस्ट रिवीजन था बेटा, वो जो टॉपिक्स जो हमने करा रखे हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको मेरे साथ साथ, मेरे लेक्चर के साथ साथ इसको कर लेंगे और अच्छे नंबर लेके आएंगे। बहुत अच्छा खुशी मिलती है मुझे, आप लोग पूरे नंबर लाते हो, बिलीव में मुझे बड़ा मज़ा आता है। चलिए, और मेरे पास दुगनी एनर्जी आ जाती है, मुझे पूरे अच्छे नंबर ला के दिखाइए और मुझे खुशखबरी सुनाइएगा टर्म 2 के रिजल्ट में। आज के लिए इतना ही बहुत है बेटा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।